इस वक्त 54,000 क्यूसिक जो पानी की मिकदार है वो कम आ रही है चनाब के अंदर। चनाब को तकरीबन मुकम्मल इंडिया ने बंद कर दिया है, लेकिन हम जंग जीत चुके हैं। हमारा मसला ये है कि मज़हब पर भी बात सुनने को हम तैयार नहीं हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक स्टडी में जिस मुंह से वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को बरतरी दे रहे हैं और इंडिया की शिकस्त का उसमें ऐलान कर रहे हैं, उसी मुंह से वो मिसाइलों की बरतरी का भी ऐलान कर सकते थे। तो अगर एक चीज़ में वो मान रहे हैं और दूसरी में नहीं मान रहे, तो फिर थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम कहीं अहमकों की जन्नत में तो नहीं रह रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वाकई शेर आए तो उस वक्त फिर हमसे कुछ ना निकले, या वाकई जब हम पर मुसीबत आए तो हमारी वो तैयारी ना हो। तो जो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए और हमने एक को भी इंटरसेप्ट नहीं किया, एक को भी तबाह नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो पहले दिन मिसाइल फायर किए वो गालिबन एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए, और पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। मुझे किसी ने एयरफोर्स के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने सब कुछ लिख के, रिटायर्ड हैं, उन्होंने सब कुछ लिख के भेजा कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है जिससे हम उन मिसाइलों को रोक सकते थे। फिर हमने उन मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, ये उनका भी सवाल था। वो जो रिटायर्ड एक आप उन्हें बहुत ही सीनियर ओहदे पर हैं, उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा कि आप ज़रूर अपने व्लॉग में पूछिए कि जब हमारे पास वो सिस्टम है तो, और हमें पता भी था कि ये मिसाइल आ रहे हैं, तो हमने इन 24 मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, और हमारे 30-35 लोग इन मिसाइलों की वजह से क्यों शहीद हुए। तो ये तमाम सवालात हैं जो हमें करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। सिर्फ ये ऐलान कर देना, भले हमारा चनाब का दरिया का पानी बंद हो और हम घर में ये ऐलान कर बैठें कि हम जंग जीत चुके हैं, ठीक है, आप खुश हो लीजिए, हमने बिल्कुल अपने आप को दिफा किया। कोई ऐसा तो नहीं कि 1971 की तरह कोई इंडिया के हमने 2 टुकड़े कर दिए या उनका कोई बहुत सारा इलाका कब्जे में कर लिया। उन्होंने हम पर जारहियत की, हमने अपना दिफा कर लिया, हमारी फ़ज़ाइया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने अपने आप को डिफेंड कर लिया। लेकिन उनके मिसाइलों ने हमारे शहरियों को शहीद किया। ये सवाल हमारा पूछना बार बार बनता है कि उन मिसाइलों को हमने क्यों नहीं रोका। तो इसलिए आप भी खुद से सवाल पूछिए। खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी से 54,000 क्यूसिक पानी जो इस वक्त चनाब में नहीं आ रहा, और जिस पानी की कमी की वजह से आने वाले दिनों में फसलें तबाह होनी हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाना। पानी की ज़रूरत है, ठीक है, आपने जंग जीत ली है, अब आप पानी भी ले आइए। ये हम बार बार आपके सामने सवाल रख रहे हैं। अब गोली के जवाब में आमिर साहब यहाँ से फूल तो नहीं मारे जाएंगे। रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। गोली तो है ही। वो शोले फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ जाता है। इन्होंने बड़ा बुरा बोला। मैंने सरदार तुम्हारा नमक कराना ले अब गोली खा। तो ये बात ये है कि ये आपने जाके सिविलियंस को बॉम्ब किया, आपने जाके न्यूक्लियर वॉर के तरफ जा रहे हैं आप विदाउट फाइंडिंग आउट ये सच। नहीं जली ना दिमाग की बत्ती अलग। इसीलिए तो आपका भाई कहते हैं कि आप लोग एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट हो। नहीं समझ में आई ना, कल समझ में आएगी। बिल्कुल जैसे अली नासिर लतीफे सुनाते अगले दिन हंसी आती। वेरी गुड, इतना बहुत है आज के लिए आप लोगों की खिंचाई। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जो पहलगाम में आतंकी अटैक करवाया था, उसके बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा, उसकी दहशत दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी में शायद आज भी है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान पहले तो जो भारत ने पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट के ठिकाने थे उन पर जिस तरह मिसाइलें बरसाई, उनको पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में बिल्कुल नाकामयाब रहा। और उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान के जो चाइना से लिए हुए जैसे तैसे के जो जितने भी डिफेंस सिस्टम थे उनको पहले ही इंडियन आर्मी ने उड़ा दिया, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के जितने भी एयरबेस थे उन सब पर सबको निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी दोस्तों किसी भी तरह भारतीय हमलों को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब रही। उधर पाकिस्तानियों को यह चूरन चटाया जा रहा है कि हमने, कोई कह रहा है 2, कोई 5, कोई 10, कोई 20, 30, 50 अलग अलग तरह के कह रहे हैं कि हमने भारत के इतने विमान गिरा लिए। लेकिन तो पाकिस्तानियों को यह बिल्कुल भी पाकिस्तानियों का ध्यान उस तरफ नहीं जाने देना चाह रहे कि हमको जो एयरबेस पर जितने भी अटैक हुए थे उनमें कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितने उनके विमान जो खड़े खड़े ही फोड़ दिए गए। तो दोस्तों इस तरह के पाकिस्तानी किसी भी तरह सवाल ना पूछे तो पाकिस्तानियों को एक अलग ही चूरन बेचा जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, वो देखे किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं, और आगे भी वीडियो में देखिएगा किस तरह की पाकिस्तानी आर्मी की जमकर पोल खोल रहे हैं।
तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान को अब एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का डिलेमा जो है वो दरपेश है। डिलेमा अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने फैसला कैसे करना है, क्या फैसला आपने करना है। डिलेमा है, आप एक कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो इस स्टेज पे हो चुके हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रैटेजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए हैं। अब इसमें वो कोट करते हैं, बाकर सज्जाद सैयद जो हैं वो कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स और सोर्सेज और अथॉरिटीज़ को कोट करते हैं, जिसमें आदिल सुल्तान भी है जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन SPD के मेंबर रह चुके हैं और अभी वो डीन है इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी के। और वहाँ पर वो कहते ये हैं कि मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन के ज़रिए, ये दोनों ये कहते हैं, बाकर भी कह रहे हैं, आदिल भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने, जिस मल्टी डोमेन से मतलब है कि कई किस्म के डोमेन्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनके रेगुलर एयरफोर्स भी है, जो बैंड एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके ड्रोन्स हैं, उनके ग्राउंड के मिसाइल सिस्टम हैं, ब्रामोस हैं, उनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये चीज़ डॉन में छपी है, अमेरिका की होती बात तो कुछ और था, ये नाचीज़ बेचारा मोहित पीरज़ादा कह रहा होता तो कुछ और था, लेकिन ये डॉन अखबार के अंदर छपा है विद द बेस्ट पॉसिबल पाकिस्तान ओन सोर्सेज। इसकी ये अहमियत है, इसको फील करें, बिकॉज बहुत से लोग इन चीज़ों की डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद बाकर ये कहते हैं, बाकर ये भी कोट करते हैं कि 2022 के मार्च में जब हिंदुस्तान का एक ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में आके खामोशी से गिर गया और पाकिस्तानियों को 1-1.5 दिन के बाद पता नहीं उसका पता चला है, तो उस वक़्त हिंदुस्तान का कहना ये था कि ये गलती से एक ब्राह्मोस मिसाइल फायर हो गया है। उस वक़्त भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे, बहुत सौ से मेरी बात हुई थी, उनका ख्याल था कि नहीं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डिफेंसेस को, ग्राउंड डिफेंसेस को टेस्ट किया है कि क्या इनकी कोई डिटेक्शन एबिलिटी है, और ये पता चला हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की कख किस्म की डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है। और उस वक़्त भी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने उस वक्त ये कहा था कि ब्राह्मोस की स्पीड इतनी है, उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि इसका रास्ता रोकना जो है मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ मई 2025 में हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली, चूँकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे, इस दफ़ा भी उन्होंने 8 मई को पहले अपने सर्वेलेंस ड्रोन भेजे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ग्राउंड डिफेंस सिस्टम सारा का सारा फोका है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसके सारे शगाफ उनको पता चल गए। तो जब उन्होंने अपने ब्राह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 11 बेसिस को हमला किया तो पाकिस्तान किसी भी जगह पे गालिबन किसी भी चीज़ को रोक नहीं सका। इसकी मजीद एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको समझ भी आई। किसी एक जुमले पे ना जाइए, मैं बड़ा परेशान हूँ उन लोगों से जो आपके एक जुमले 30 सेकंड यहाँ से निकाल के उसका एक जो है टुकड़ा बना देते हैं अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ट्विटर के ऊपर, जिसमें सारी की सारी डिस्कशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है और फिर बाकी सब लोग जो है वो लट लेके मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक बड़ी पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो हैंग ऑन फॉर द बिगर पिक्चर रादर देन बीइंग लॉस्ट इन दी सेंटेंसेस। वो जैसे कहते हैं ना कि यू कैन, दरख्तों में बहुत घुस जाएं तो यू लूज साइट ऑफ द जंगल एंड द फॉरेस्ट, तो प्लीज़ वो ना करें। अब आदिल सुल्तान साहब जो अब डीन है एयर यूनिवर्सिटी के, वो ये कहते हैं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान एयरफोर्स की अहमियत और उसके चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज असल में अब पाकिस्तान एयरफोर्स ही है जो, या उसके इसी किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं एरियल, वही इसका जवाब होंगे। अब आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग्स में मैंने ये कहा कि जो सारा का सारा फ्यूचर वॉरफेयर है वो ड्रोन्स का है, पाकिस्तान एयरफोर्स का है, और ये जो इतनी बड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान की आर्टिलरी, आर्मोर्ड और ये सारा कुछ है, ये सब बेकार हो गए, तो सिटिंग डक हो गए। जिस तरह से अमेरिका की फ़ौज के एरियल हमले के जवाब में जब कुवैत पे हमला हुआ था 91 में इराक के ऊपर, तो इराक की सारी आर्मोर्ड आर्टिलरी जो है वो एक सिटिंग डक के तौर पे रेगिस्तान में थी। उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी कैसे वो जल रहे थे और जले हुए इंसान आपको जो है वो नज़र आते थे। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जितनी भी आर्मोर्ड स्ट्रेंथ है, उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, उनकी अहमियत बड़ी रिड्यूस होती चली जा रही है। ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको इस चीज़ का पता है, लेकिन इस हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग जो है नहीं की गई। जिस तरह से जब ब्राह्मोस आ गया खामोशी से मार्च 2022 में, उसके बाद भी कोई थिंकिंग नहीं की गई, जिसकी कॉस्ट आके आपको पे करनी पड़ गई इन द May 2025 में। अब मैं अगर ज़ाहिर ये एनालिसिस करूं, और मैंने जब एनालिसिस किया था
کہ 10 مئی کو اور اس کے بعد انالیسس کیا تھا کہ ہندوستانیوں نے بہت جلدی، ظاہر ہے کہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں تھی، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے ڈیفنس آرکیٹیکچر اور پورے آرسنل میں اگر کوئی ویپن ہے تو وہ پاکستان ایئر فورس ہے. اس لیے ان کا سارا ہدف جو ہے اسٹارٹنگ فرام 8th 9th اینڈ 10th مئی وہ پاکستان ایئر فورس تھا. انہوں نے پاکستان کی ملٹری کے بیسز کے اوپر، کینٹونمنٹس کے اوپر، GHQ یا اس قسم کے آپریشنل سینٹرز پہ انہوں نے حملے نہیں کیے. بری فوج کے اوپر، انہوں نے نیوی کے اوپر حملے نہیں کیے. انہوں نے سارا کا سارا اپنا زور جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نکالا کہ ہم نے کیسے PAF کی جو فائٹنگ ایبلٹی ہے اس کو پنکچر کرنا ہے یا ہم نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کرسٹوفر کلیری، اصل میں ان کا نام کرسٹوفر کلارک ہے، جو امریکہ میں ایلبنی میں جو اپر اپ اسٹیٹ نیو یارک ہے، وہاں پر ایلبنی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے. گزشتہ چند دنوں میں جب یہ جنگ ہوئی تو انہیں نیو یارک ٹائمز نے بارہا کوٹ کیا. ان کو کوٹ کرنے کی اہمیت دی تھی کہ ساری ویسٹرن ورلڈ میں اگر کوئی ان کو ایسا اسکالر مل رہا تھا جو ذرا پاکستان کی طرف سمپیتھیٹک، اصل میں سمپیتھیٹک نہیں، ڈاکٹر کلیری ایک آبجیکٹو انالیسس دے رہے تھے پاکستان کی ملٹری کا. وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ملٹری کی فائٹنگ ایبلٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، ایئر فورس کی اچھی ہے، اور وہ ہندوستان کی خاصے کرٹیکل تھے. تو ہندوستانیوں نے ان کو اپنا دشمن سمجھا، پاکستانیوں نے ڈاکٹر پروفیسر کرسٹوفر کلیری جو ہیں انہیں اپنا ہمدرد سمجھا. اور نیو یارک ٹائمز نے ان کو اسی پوائنٹ آف ویو سے دکھایا کہ وہ پاکستان کا جہاں پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے تھے یا ایک پرسپیکٹو دینا چاہتے تھے تو کرسٹوفر کلیری کو وہاں پہ وہ کوٹ کرتے تھے. اور اب کرسٹوفر کلیری نے سٹمسن سینٹر میں، جو نیوکلیئر ایشوز کے حوالے سے ایک بہت ہی مستند ادارہ ہے، امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، وہاں پر ان کا ایک ایسے چھپا ہے جس کا عنوان ہے، میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے. 4 days in May 4 days in May انڈیا پاکستان کرائسس. اور اس کے جو کی پوائنٹس ہیں سمری کے، وہ میں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے کی پوائنٹس کو. اویلیبل انفارمیشن آلسو پرمٹس سیول کنکلوژنز اباؤٹ دا ملٹری سچویشن ڈیورنگ دا کرائسس. اب یہ کی کنکلوژنز ہیں، ایسے بہت لمبا چوڑا ہے، یہ اس کے کی کنکلوژنز ہیں، اور یہ کی کنکلوژنز بڑے اہم ہیں. پہلا کنکلوژن دیکھیں، انڈیا ڈیمونسٹریٹڈ، آئی ریڈ اینڈ یو شوڈ ریڈ اٹ فرام دا اسکرین. میں چاہوں گا کہ آپ، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایکچوئل سورس تک جائیں، کسی اینکر وینکر کی پرواہ نہ کیا کریں، ایکچوئل سورس تک جائیں، آپ کو مل جائے گا، وہاں اس کو پڑھیں، آپ کی ذمہ داری بنتی. انڈیا ڈیمونسٹریٹڈ an ability to deliver precise standoff attacks across large swaths of Pakistan on each day of the conflict, but especially May 7th and May 10th. May 7th کو انہوں نے 24 مقامات کے اوپر اسکیلپ اور ہیمر مسلز کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے مسلز ان کے جو ہیں، مرید کے ہو، آزاد کشمیر ہو، بہاولپور ہو، وہاں وہ لگے، اسٹرائک ہوئے، اور اس کو کوئی ڈینائل نہیں. While Pakistani air defenses likely interfered with or intercepted some attempted strikes, Pakistan has a meaningful and serious vulnerability to Indian air attack. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے سسٹم کو پینیٹریٹ کر کے اپنے مسل داغ سکتے ہیں. انہوں نے May 7th کو اور May 10th کو یہ ثابت کیا. پاکستان نے کوشش کی، انہوں نے اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی اس مسل آن سلاٹ میں، لیکن یہ بات بڑی واضح، یہ بڑی ایکیڈیمک ڈپلومیٹک کیئرفل لینگویج ہے، یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کو ایک سیریس ولنریبلٹی ہے، میننگ فل ولنریبلٹی ہے، شگاف ہے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر. یہ ناچیز پاکستانی اوریجن کا مرید پیرزادہ یہی چیز اردو میں کہہ دے تو یہ کافر بھی ہے، یہ بودی کا یار بھی ہے، یہ غدار بھی ہے، اس کو رو نے خریدا بھی ہوا ہے. اس کو ایک امریکن پروفیسر یہ سب کچھ کہے تو مجھے پتا اس کا کیا ہوگا. اس کو فرسٹ کلاس بزنس کا ٹکٹ بھی ملے گا، اس کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بلایا بھی جائے گا، اس کے آگے پیچھے 10 لوگ اس کی خدمت کرنے کے لیے لڑکے لڑکیاں لگے ہوئے ہوں گے، اس کے جوتے صاف کر رہے ہوں گے، اس کو سر کر کے بلا رہے ہوں گے، اس کے ساتھ VIP گاڑیاں چل رہی ہوں گی، اور اس کو عزت دی جائے گی. یہی چیز اپنا اوریجن کا بندہ کہے گھر کی مرغی دال برابر، یہ اسے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے پاکستانی قوم کا، وائٹ مینز برڈن، کہ گورا آدمی جب کوئی چیز کرے گا، گورا سپیریئر ہے، گورا اسکالر ہے، اپنا جو ہے وہ اس سے بہت پہلے پورا انالیسس کر کے سامنے رکھ دے تو وہ کافر ہے، وہ غدار ہے، وہ چور ہے، اس کے پورے خاندان کو ذلیل کرنا ہے. اس تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھا پسند آیا ہوگا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں، یہ لوگ وہ ہے جو کہ عمران خان کے چکر میں پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں. جو ان کا پاکستانی آرمی کے لوگ، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ انڈین میڈیا بالکل پوری طرح سے سرکار کنٹرول کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر کافی سارے چینل ہیں جو کہ آج بھی بھارت سرکار سے ہر طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں.
लेकिन ऐसा दोस्तों बात में कुछ भी नहीं है। अगर इन पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाता और इनको किसी भी तरह का काबू करने की कोशिश की जाती तो ये इस तरह से सोशल मीडिया पर मुंह कभी भी नहीं खोल पाते। लेकिन पाकिस्तान में जो कोई भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ किसी भी तरह मुंह खोलने की कोशिश करता है, वे सारे लोग दोस्तों पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर रहकर इस तरह की कोई भी बात नहीं कर सकता। और पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ वही चूरन पाकिस्तानियों को चटा रहे हैं जो पाकिस्तानी आर्मी उनको दे रही है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को अब सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान ना जाए कि जो इनके टेरर साइट पर जितने भी मिसाइल हमले हुए थे और इनके एयरबेस पर जितने भी हमले हुए थे, उनमें पाकिस्तानी आर्मी को किस तरह का कितना नुकसान उठाना पड़ा। यह पाकिस्तानी आर्मी से पाकिस्तान के लोग किसी भी तरह का सवाल न पूछे, इसके लिए ही दोस्तों पाकिस्तानियों को एक दूसरी तरफ लगा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं वो खुद अपनी आर्मी की औकात बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। और आगे आने वाले दिनों में दोस्तों धीरे धीरे यह मामला बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो हम भी आपके लिए दोस्तों उसकी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।